हेलो क्लास 10। आज हम लोग अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे, डैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंस। इसके पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टर्म आ रहा है हमारा लाइन ऑफ साइट, मतलब कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ठीक है। तो बोला है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट एन ऑब्जेक्ट पी, जब कोई ऑब्जर्वर है वो ओ पॉइंट से देखना शुरू करता है किसको, ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है पी, तो जो लाइन ओपी बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है यहाँ पे, ओके, और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके। तो ये पर्सन ओ पे है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो पी पे है, ये पर्सन जो है ओ से पी की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो इस ओपी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, ओके। नीचे से ऊपर भी देख सकता है, ऊपर से नीचे, मान लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पे, ओ है पर्सन कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पी है, तो अगर वो ऊपर से नीचे भी देख रहा है तो ये दोनों का दोनों क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे इसको। अब जब हम लोग ट्रिगो इसमें अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ और टर्म्स भी आते हैं। जैसे पहला एक टर्म है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, पहले फिगर से हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे राइट ट्रायंगल बना रहे थे, ठीक है, इस टाइप का। सपोज कीजिए ये कोई हाउस है या फिर बिल्डिंग है, मान लीजिए ए बी कोई बिल्डिंग है, ओके। कोई पर्सन यहाँ पे है, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ये बिल्डिंग के रूफ पे देख रहा है, ऊपर की तरफ रूफ पे देख रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है इस पॉइंट से, पॉइंट इसको हम लोग ओ मान लेते हैं, तो ओ से पर्सन का भी तो हाइट होगा ना, इस यहाँ से उसके आई है, मान लीजिए ओ से पॉइंट से वो ए को देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है पर्सन के आई से, ध्यान देंगे, पर्सन के आई से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, और ये जो लाइन ऑफ साइट, इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे ना, ओ ए को लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल जो भी है थीटा मान लेते हैं, तो इस एंगल को, यानी कि ये एंगल ए ओ, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ए ओ सी, ध्यान देंगे बी नहीं, ए ओ सी, ये जो थीटा बना है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एलिवेशन है, ठीक है। एलिवेशन कब होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, पर्सन कहाँ है, ओ पे है, पॉइंट पे, और ये ऊपर कोई पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है, रूफ है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग का रूफ है, उसको जब वो देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके आई से, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ना, तो एंगल ए ओ सी है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ए ओ सी एंगल ऑफ एलिवेशन है। डिप्रेशन की बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। मान लीजिए कोई पर्सन है रूफ पे, एक बिल्डिंग है, ठीक है, कोई पर्सन है रूफ पे, मान लीजिए इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पी पे कोई ऑब्जेक्ट है, नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई ऑब्जेक्ट है पी पर, ठीक है। तो ये पर्सन जो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा ना, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हुआ ना, लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन से देखता है उसको हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल किसको बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओ से यानी पर्सन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल, ध्यान देंगे, ये एंगल जो बनता है तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन,
ओके, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान देंगे ये एंगल का नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये बन रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं ए। तो एंगल ए ओ पी जो है वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 2 टॉपिक मेन था और एक ये लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स मेन है, इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर है। पहला लाइन ऑफ साइट, मतलब जो लाइन से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, मीन्स की पर्सन जो भी व्यूअर है या ऑब्जर्वर है उससे लेके ऑब्जेक्ट तक के बीच का जो लाइन बनेगा उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। दूसरा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसमें ए ओ सी है एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन में क्या हो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है ऑब्जेक्ट, ये है व्यूअर बोलेंगे या फिर ऑब्जर्वर बोलेंगे। ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन। ध्यान देंगे कि इस एंगल को डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट है इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज एंगल ए ओ पी। ओके, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। अ वर्टिकल पोल stands on the level ground from a point on the ground 25 meter away from the foot of the pole. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of the पोल। ठीक है, क्वेश्चन में है कि एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जो ग्राउंड लेवल पे स्टैंड किया हुआ है और जो ग्राउंड से लेके उसके फुट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है। ठीक है, और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताना है कि पोल का हाइट क्या होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन में हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं ये पोल हो गया ए बी, मान लेते हैं ए बी जो है एक पोल है। ठीक है, अब वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पोल का हाइट नहीं दिया, यही हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि इसके फिट से ग्राउंड का जो डिस्टेंस है जहाँ से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी दूरी है 25 मीटर, यानी कि ये सी मान लेते हैं, ये 25 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे, ग्राउंड से 25 मीटर अवे जो पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट सी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यही ना है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री। ओके, तो हमें पता करना है कि ये जो पोल का हाइट होगा वो क्या होगा। ठीक है, पोल का हाइट हमें पता करना है। एंगल हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया है, दोनों में किस चीज़ का रिलेशन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इन दोनों से मतलब। तो P और B में 2 रेशियोज हमें पता है, एक tan थीटा एक cot थीटा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, cot थीटा भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं tan थीटा लेके चलते हैं, यानी tan 60 डिग्री लेके चलते हैं, तो tan का वैल्यू क्या होता है P/B। P क्या है AB है ना, तो AB और बेस यानी B क्या है BC।
क्लियर है ना। P/B होता है, PAB है और बेस जो है BC है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं √3। AB हमें फाइंड करना है, तो हम AB को AB भी लिख सकते हैं, X भी मान सकते हैं, जो मर्जी, ठीक है। मान लेते हैं अगर जो है लेट, इसको पहले ही हम लोग कंसीडर कर देंगे, लेट AB = X मीटर। ओके, आप चाहे तो मान भी सकते हैं या फिर AB भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो AB की जगह पे हम लोग X लिख देंगे। BC की वैल्यू 25 ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X हो जाएगा 25 √3, मीटर में दिया है ना, मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सो हाइट ऑफ द पोल इज 25 √3 मीटर। हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो डैट कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर लॉन्ग है। ओके, वो एक टॉप पे, किसी वर्टिकल वॉल के टॉप पे पहुंच रहा है और जो लैडर है वो वॉल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ध्यान देंगे, लैडर जो है एंगल बना रहा है विद द वॉल, दीवार जो है उससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें बताना है कि वॉल का जो वॉल है उसका हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वॉल इतने की ऊंचाई पे एक दीवार है, ये वॉल हो गया, ठीक है। वॉल का हाइट हमें नहीं पता है तो इसको AB मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है लैडर। तो ध्यान देंगे जब भी हम लोग सीढ़ी लगाते हैं वॉल पे, दीवार पे, तो वो स्लेंट होता है ना, यानी कि जस्ट कुछ इस टाइप से हम लोग सीढ़ी यूज करते हैं ना। सीढ़ी की लंबाई ही ये चीज़ होगा ना, जो सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर लैडर, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो लैडर है वो वॉल से, लैडर वॉल से यहीं पे ना एंगल बना रहा है। ओके, लैडर जो है वॉल से यहाँ पे एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो हमें फाइंड करना है इसका हाइट, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने ये क्वेश्चन में नहीं लिखा था क्या क्या चीज़ें गिवन है, बट आपको लिखना है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में लिखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट इतना तो लिखना ही होता है। तो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ लैडर दिया है, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। मैं सिंपली लेके चलती हूँ। AC लैडर है, तो लैडर की जो लंबाई है यानी कि AC जो है वो कितना मीटर है, 15 मीटर है, ठीक है। उसके बाद से एंगल CAB की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। एक बात का ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। ओके, डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरह से होता है, ठीक है। इसका कन्फ्यूजन आप लोग नहीं रखोगे। तो लैडर की लंबाई 15 मीटर है, एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री का है। हमें फाइंड करना है ये, ठीक है। ध्यान देंगे, तो इसका 2 तरीका है, आप 2 तरीका में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। पहले तो हम लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं, सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180, तो ये 90 है, 60 है, तो ये 30 आ जाएगा। आप ये एंगल फाइंड आउट करके भी बना सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। आप ये एंगल फाइंड करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। मैं दोनों मेथड बता दे रही हूँ, ओके। तो पहले हम इसी एंगल को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये जब एंगल लेंगे तो ये जो होगा वो हाइपोटेनस है और ये जो है वो बेस है ना। एंगल के जस्ट बगल में जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं।
तो बेस और बेस और हाइपोटेनस, ये बेस ये हाइपोटेनस में कौन सा रेशियो होता है? कॉस होता है, ठीक है, और शेक भी होता है ना। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हो, शेक भी यूज कर सकते हो। मैं कॉस लेके चलती हूँ, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री लेके चलेंगे तो क्या होता है? B/H यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? AB, हाइपोटेनस क्या है? AC, है ना। यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू रखेंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, एरो मार्क इम्प्लाइज डैट। AB हमें फाइंड आउट ही करना है, AB हमें नहीं पता है, इसको हम लोग मान लेते हैं x है। AC दिया है 15 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/2 यानी कि 7.5 मीटर। इट मीन्स कि हाइट ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 7.5 मीटर। ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, मतलब कोई एक टावर है, तो चलिए पहले हम लोग टावर बनाते हैं, उसके बाद हाइट का प्रोसेस करते हैं। मान लीजिए ये एक टावर है, ओके, बड़ा सा टावर है AB। बोल रहा है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक 60 डिग्री का है, एक 45 डिग्री का है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब 45 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो 60 डिग्री वाला जो शैडो है उससे 10 मीटर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एलिवेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है जब एलिवेशन जो है 45 डिग्री का हो जा रहा है, 45 यहीं तक जाएगा ना, 45 डिग्री का हो जा रहा है, तो ये जो 60 वाला है इससे ये 10 मीटर ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इससे ये 10 मीटर ज़्यादा। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। फिर से समझेंगे, एक कोई टावर है AB, ठीक है। जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री का ले रहे हैं, तो इसका जो शैडो है वो 60 डिग्री का जितना शैडो था उससे 10 मीटर ज़्यादा हो गया है। तो हमें बताना है कि इस टावर की जो हाइट है वो कितनी होगी। हमें बस इतना ही पता है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, इसका डिफरेंस दिया है, यानी ये CD की वैल्यू दी हुई है। ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका जो पहले वाला एलिवेशन शैडो था, ये टावर का पहले जो शैडो था, दो शैडो है ना, एक तो 60 डिग्री पे AC शैडो हो गया, 45 डिग्री पे कितना शैडो हो गया? AD, पूरा का पूरा AD, और हमें ये 10 सेंटीमीटर सिर्फ CD की वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे क्या क्या दिया है, ओके। उसके बाद से हम लोग AB जो है टावर है, AB इज अ टावर, इसकी हाइट को हम लोग मान लेते हैं H मीटर, ठीक है, ये मान लेते हैं H है, ठीक है। AC को हम लोग X मान लेते हैं, AC को X मीटर मान लेते हैं। CD हमारा दिया हुआ ऑलरेडी 10 मीटर इसकी वैल्यू। तो जब 45 डिग्री का एलिवेशन बनेगा तो शैडो की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये पूरा का पूरा AD। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी? CD और AC को मिला के, यानी 10 + X मीटर, ठीक है। हमें फाइंड करना है टावर का हाइट कितना है क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंगल की वैल्यू लिख दे, पहले एंगल C, डायरेक्ट C लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख देते हैं। एंगल BCA या फिर ACB बोले, एंगल ACB की वैल्यू है 60 डिग्री, और एंगल ADB की वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। ये B है, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। अब हम पहले ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल CAB में चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बेस हुआ, ये हाइट है, हाइपोटेनस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, हाइपोटेनस ये होता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में किस चीज़ का रेशियो होएगा? या तो tan का आएगा या फिर cot का आएगा, दोनों में से कोई भी आएगा, ठीक है।
मान लीजिए हम कॉट 60 डिग्री लेके चलते हैं, तो कॉट का क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना। बेस हमारा क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB। ओके, ये बेस बाय परपेंडिकुलर था, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, AC x है और AB की वैल्यू कितनी है h है, ठीक है। तो इससे हम लोग x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h/√3, इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई h/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम लोग लेके चलते हैं, ये वाला ट्रायंगल ADB लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ADB। इसमें भी सेम वही रेशियो है ना, सेम लेके चलेंगे। कॉट वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, ठीक है। हाइट को हम लोग माने हाइपोटेनस नहीं है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉट 45 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है AD है, AD, और परपेंडिकुलर क्या है AB है, ठीक है। तो कॉट 45 यहाँ पे लिख देते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। AD ध्यान देंगे क्या था, AD 10 + x, 10 + x, AD की वैल्यू 10 + x, और AB को तो हम लोग ऑलरेडी h कंसीडर किए ही थे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 + x = h हो जाएगा, यानी कि x = h - 10 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 में भी h की वैल्यू आई है, इक्वेशन 2 में भी h की वैल्यू आई है, दोनों को लेके चलते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कितनी आई थी, h/√3, और इक्वेशन 2 में x की वैल्यू कितनी आई थी h - 10। दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो h/√3 = h - 10 हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h ये हो जाएगा √3 h - 10√3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे, मान लीजिए h - √3 h = -10√3, या फिर √3h - h = 10√3। माइनस को मैंने कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद दोनों में हमें h कॉमन दिख रहा है, तो h जब हम कॉमन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा = 10/√3। तो h = 10√3/√3 - 1। इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 + 1/√3 + 1, तो h विल बी 10√3 में ब्रैकेट दे देते हैं। ओके, 10√3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 3 30 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10√3। ओके, √3 × a - b का होल स्क्वायर, a - b × a + b, यानी a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 - 1, इट मीन्स कि h = 30 + 10√3/2, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h = 2 से दोनों में डिवाइड करेंगे, 15 + 5√3 मीटर। आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा √3 की वैल्यू गिवन रहेगा तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को एक बार फिर मैं बता देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हमारा x की वैल्यू आई थी h/√3, और इक्वेशन 2 में x का वैल्यू आया था h - 10। दोनों को इक्वेट किया, यानी दोनों को एक दूसरे के इक्वल किए, तो h/√3 = h - 10। नेक्स्ट में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स कि 1 है, तो h √3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h
-10√3। ओके, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, h को एक साइड लेके गए, रूट जो कांस्टेंट टर्म था उसको RHS में ही रहने दिया, तो h प्लस था इधर गया तो -√3h, और ये माइनस का माइनस, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, √3h माइनस h इज इक्वल टू 10√3। दोनों में h कॉमन है, h कॉमन ले लिया तो √3 - 1 बचा इज इक्वल टू 10√3। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, अपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। फिर मैंने इसको रेशनलाइज किया, जब रेशनलाइज किया तो 30 + 10√3/3, a - b × a + b, a² - b² यानी 3√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, तो 30 + 10√3/2 ये हो जाएगा आपका इतना। ओके, ये हो गया। सो हाइट ऑफ क्या फाइंड करना था हमें, टावर ना, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15 + 5√3 मीटर हमारा आंसर। ओके।